स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। कानपुर में हुई हिंसा में एसआईटी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त कानपुर में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई और बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार बाबा ने हिंसा में फंडिंग की थी। बताया जा रहा है कि हयात जफर हाशमी अपनी संस्था के लिए मुख्तार बाबा से फंड जुटाता था। मुख्तार बाबा पर कई क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं। एसआईटी की रडार पर कई और संदिग्ध भी हैं जिन पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। तो कानपुर में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, मुख्तार बाबा को गिरफ्तार किया गया। परेड नई सड़क हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है। मुख्तार बाबा पर हिंसा में फंडिंग का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक वैसे जानकारी दी जा रही है। हयात जफर हाशमी को मुख्तार करता था फंड। मोहम्मद असलम हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। असलम, ये तो नई बात निकलकर सामने आ गई, किस तरह से फंडिंग की जाती थी। क्या फंडिंग का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से तोड़ दिया गया है पुलिस की तरफ से? जो नए नाम सामने आ रहे हैं, मुख्तार बाबा का जो नाम सामने आ रहा है, उसका किस तरह का कनेक्शन दिख रहा है, बताइए। जी बिल्कुल, कानपुर हिंसा के बाद से ही जहां लगातार यहाँ पर जो कार्रवाई है वो चल रही है। हयात जफर हाशमी के मिलने वाले लगभग अब तक जो बिल्डर हैं वो तकरीबन एक आधा दर्जन से ज्यादा बिल्डर, और अब जो नाम नया निकल कर आया है वो बाबा बिरयानी है। कानपुर शहर में काफी नाम भी है इनका। और आपको बता दें कि जो शत्रु संपत्ति का मामला है उस पर भी लगातार ये रडार पे चल रहे थे पुलिस प्रशासन के। उसके बाद जब जफर हयात हाशमी को जो पुलिस ने रिमांड पे लेकर पूछताछ की थी उसमें कई खुलासे हुए थे। उसमें एक नाम जो है बाबा बिरयानी का आया था, जिसके बाद आज पुलिस ने जो है इसके पूरे जो बाबा बिरयानी वाला है उसकी गिरफ्तारी कर ली है और इससे भी पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि ये फंडिंग करता था और काफी तादाद में फंडिंग करता था, और कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसमें जो है इसका भी रोल रहा है। तो फिलहाल अभी इस पर जो है जांच चल रही है। जांच के बाद ही जो है इस पर आगे की बात सामने आएगी। जी बिल्कुल, अभी तक इस पूरे मामले में एसआईटी की तरफ से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पे, असलम? कानपुर हिंसा की बात करें तो अब तक लगभग 7 हो चुकी है। इसमें से जो अहम नाम है वो सबसे जो मास्टरमाइंड है जफर हाशमी, इसके अलावा एक वसी बिल्डर है, और इसके अलावा वसी के अलावा 7 और ऐसे बिल्डर हैं जिनका नाम फंडिंग में आया था। और इसके बाद जो आज नया नाम आया है वो एसआईटी की जांच में वो है बाबा बिरयानी वाला, जिसमें लगातार हालांकि पूछताछ के बाद ही चीजें सामने आई है। और सूत्रों की माने तो है जफर हाशमी ने साफ तौर पर यह कबूल भी किया है, पुलिस सामने कन्फेस किया है कि है जफर वो बाबा बिरयानी वाला जो इसको फंडिंग करता था और कानपुर में जी हुआ है। चलिए असलम, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ने मुख्तार बाबा को हिरासत में लिया है और हमें इस विवेचना के संदर्भ में उनसे ढेर सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है। वी हैव टू क्रॉस एग्जामिन हिम। तो कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से जो आवश्यक अग्रतर कार्यवाही है वो की जाएगी और न्यायालय जैसा हमें परामर्श देगी वैसा हम आगे करेंगे। दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस हियर एट दिस प्लेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्रों से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले एक मेधावी छात्र छात्राओं से बातचीत की एक करके, साथ ही उनसे उनके सब्जेक्ट के बारे में भी पूछा। इसके अलावा उन्होंने छात्रों के अभिभावक और टीचर से भी मुलाकात की। उन्होंने अभिभावकों से घर में पढ़ाई का माहौल बनाने की अपील की। साथ ही सभी छात्रों से कहा कि वे लाइब्रेरी ज़रूर जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से जाना कि वे आगे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इस दौरान सीएम ने प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में भी उन्हें अवगत कराया। 10 टॉप के जो मेधावी छात्र हैं उनसे सीएम की मुलाकात हुई। छात्रों से सीएम योगी ने संवाद किया, उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछा और साथ ही साथ उन्होंने नसीहत दी कि हमेशा अपडेट रहने की ज़रूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के टिप्स भी बाकायदा उनकी तरफ से दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ की बाकायदा जो पाठशाला लगी, उस पाठशाला में 10 टॉप मेधावी छात्रों से उनका संवाद हुआ, बातचीत किए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमेशा अपडेट रहने की ज़रूरत होती है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी किस तरह से की जाए, क्या उसके
किस तरह से मेहनत की जाए, क्या उसके टिप्स हो सकते हैं, उसकी बात भी संवाद के जरिए उन्होंने साझा की। स्तर के बच्चों के लिए, जैसे जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी या किसी भी केंद्रीय सेवा के लिए या राज्य सरकार की सेवा की तैयारी के लिए जो बच्चे कोचिंग करते थे, बहुत सारी जगह कोचिंग की फीस बहुत महंगी होती थी, हर बच्चा उसको वहन नहीं कर सकता था। उसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभ की है ये व्यवस्था अभ्युदय कोचिंग की। और अभ्युदय कोचिंग में सबसे बड़ी बात क्या है, इसको वे लोग इसका संचालन कर रहे हैं जो उस कंपटीशन को पहले पास कर चुके हैं। जैसे जिले के अंदर जितने भी हमारे नए आईएएस चुन करके गए हैं, वे आज वहां पर जनपद के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उस जिले में वह इसके साथ जुड़े हुए हैं, 1 घंटे का समय वे भी निकालते हैं। चले बढ़ते हैं आगे। अखिलेश यादव ने वाराणसी की वरुणा नदी की पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया में साझा की और वरुणा नदी की बदहाली का मुद्दा उन्होंने उठाया। नदी की बदहाली का मुद्दा स्थानीय पत्रकार ने 2015 में फेसबुक पोस्ट के जरिए उठाया था, जिसे अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया था। तो वहीं अब इस मामले पर जिलाधिकारी ने वरुणा नदी की आज की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की हुई तस्वीर भ्रामक है। अखिलेश यादव ने पुरानी तस्वीर साझा की है। तो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की तरफ से जो तस्वीर वरुणा नदी की साझा की गई थी, वो दरअसल बहुत पुरानी तस्वीर थी और उस तस्वीर को साझा करके बाकायदा वरुणा नदी की दुर्दशा पर उन्होंने सवाल उठाया था। जबकि प्रशासन की तरफ से नई तस्वीर पेश की गई जो कि आज की तस्वीर थी, और उस तस्वीर को साझा करते हुए प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया कि जो अखिलेश यादव की तरफ से तस्वीर पेश की गई है वरुणा नदी की, वो पुरानी तस्वीर है और अब वरुणा नदी की हालत बहुत ही बेहतर हो चुकी है। जबकि अखिलेश यादव की तरफ से जो तस्वीर पेश की गई थी उसमें बदहाली साफ तौर पर वरुणा नदी की दिख रही है, और इसके बाद डीएम ने तस्वीर को भ्रामक बता करके अपडेटेड तस्वीर उनकी तरफ से जारी किया गया और बताया गया कि वरुणा नदी की हालत अब इस तरह की है। चले बढ़ते हैं आगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद खाली हुई लोकसभा की 2 सीटों के लिए 23 जून यानी कि कल उपचुनाव होना है। रामपुर में मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। वहीं जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं और किस तरह से देखिए रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल होना है, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिर्फ रामपुर ही नहीं बल्कि आजमगढ़ में भी चुनाव है और लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव 23 जून को है और इसके बाद 26 तारीख को 26 जून को मतगणना का काम होना है। और आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगहों पर बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है जीतने के लिए, और जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी गई है। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव की तरफ से एक बार भी चुनाव प्रचार के दरमियान उन्हें प्रचार करते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि न तो आजमगढ़ गए न ही रामपुर गए। और अब कल है मतदान, वोटिंग है कल, और उसकी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई है। तो रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते आगे। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। बता दें कि मांडर उपचुनाव के लिए कल मतदान किए जाएंगे, जिसकी तैयारी के लिए आज मोराबादी से रांची उपायुक्त ने पोलिंग एजेंट को ब्रीफ कर मतदान क्षेत्रों में भेजा। वहीं रांची एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। 3000 से अधिक सुरक्षा बलों को लगाया गया है। तो झारखंड के मांडर में विधानसभा का उपचुनाव है।
और इस उपचुनाव में बीजेपी के साथ साथ महागठबंधन, जिसकी तरफ से कांग्रेस की प्रत्याशी को शिल्पी नेहा तिर्की को उतारा गया है और गायत्री कुजूर को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। और मांडर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मांडर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। उपायुक्त ने ब्रीफ कर पोलिंग एजेंट को क्षेत्र में भेजा है। चुनाव जो आप देख पा रहे हैं इसमें डिस्पैच हो रहा है और डिस्पैच सेंटर से डीसी एसएसपी के द्वारा ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई है। आप सब जानते हैं कि जो जिला प्रशासन का पूरी तैयारी है कि इलेक्शन शांतिपूर्ण निष्पक्ष संपन्न हो। इसके लिए जो है हमारे सारे बूथ को आर्म्ड किया गया है और जितने भी हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं, वल्नरेबल बूथ हैं, वहाँ पे सीआरपीएफ एसएसपी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा सेंसिटिव बूथ पे भी इको, जैप और डीपी की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो इसके अलावा विभिन्न थाना क्षेत्रों में डिफरेंट तरह क्यूआरटी बनाया गया है और जो हमारे बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ भी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। चुनाव चले बढ़ते हैं आगे। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को बिहार शरीफ कोर्ट में पेश हुए वो, और यहां उन्होंने जज के समक्ष हाजिरी लगाई। तो वहीं इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 28 जून को अगली तारीख पर पेशी के लिए फिर से बुलाया। वहीं पेशी के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कहा कि अडानी के रुपए के सहारे आज महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री से अच्छा नेता बताया। ऐसा जब मुद्दा बनता है तो बीजेपी इवेंट्स करने में माहिर है। महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है, उस सब की चिंता मत करिए। बिहार की यूथ की चिंता करिए कि 1,13,000 जो आर्मी, मेडिकल और फिजिकल दौड़ लगा चुका वो ज्वाइन कैसे करे। सर क्या लगता है कि महाराष्ट्र, सर पहले सुनिए सर, महाराष्ट्र 7,000 एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर के बाद ज्वाइन नहीं करा रहा है। मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र का मुद्दा है, मुद्दा 1,13,000 आर्मी। गाजियाबाद के मोदी नगर में भारतीय फौज की तैयारी कर रहे युवाओं ने मोदी सरकार द्वारा हाल ही में सेना में लाई गई अग्निपथ योजना पर नाराजगी जताते हुए शांतिपूर्वक तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और इस योजना में बदलाव की मांग की। आपको बता दें कि सेना की तैयारी कर रहे एक अमृत नाम की युवक ने कहा कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना अच्छी है, लेकिन उसमें काफ़ी कमियां भी हैं जिनमें सुधार होना ज़रूरी है। सरकार को चाहिए कि सेना में सेवा का समय 4 वर्ष की जगह 10 वर्ष होना चाहिए और रिटायर्ड होने पर सेवानिवृत्त सैनिकों को वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि वर्तमान में सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों को दी जा रही है। तो अग्निवीर स्कीम का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इस बीच युवाओं ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और इसमें बदलाव की मांग उनकी तरफ से की गई है। वैसे कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा गया कि स्कीम अच्छी है, लेकिन 4 साल की जगह सेवा का जो कार्यकाल है 10 साल किया जाना चाहिए और रिटायर होने के बाद वो तमाम सुविधाएं अग्निपथ के अग्निवीरों को ही मिलना चाहिए जो वर्तमान में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद सेना सैनिकों को दिया जाता है। तो प्रदर्शन कर प्रशासन को बाकायदा ज्ञापन सौंप करके छात्रों ने अपनी मांग दोहराई। जो हमारे एसडीएम साहब उनको ज्ञापन सौंपने आए हैं और अब सुबह से हम यहाँ पर है। सुबह हमने अपना किस संबंध में ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं? जो अग्निपथ स्कीम है उसमें हमें थोड़ा संशोधन चाहिए। किस तरह के संशोधन चाहिए आपको? संशोधन की लिस्ट मैंने पूरी तैयार करी है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जैसे ही अग्निवीर रिटायर्ड होकर आएगा तो उसे अन्य फोर्सेस में सुविधाएं दी जाएंगी, प्राथमिकता दी जाएंगी। कितना सहमत है आप? इससे मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ, बट एक्स सर्विसमैन का अगर कोटा मिलता तो ज्यादा बेनिफिशियल होता अग्निवीरों के लिए। अग्निवीरों के लिए अलग कोटा ना बनाकर अगर उन्हें एक्स सर्विसमैन के प्रावधान में ही जोड़ा जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा एफिशिएंसी से हम। पटना एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ने बयान दिया कि युवा की आत्मा मर रही हो तो देश की आत्मा मर गई है, मर जाती है। रेलवे और सेना में सबसे ज़्यादा बहाली निकला करती थी, रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया और सेना में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत कर दी गई है। अब इसे लेकर लोगों के मन में आक्रोश है, नाराज़गी है। नौजवान चिंतित है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि नौजवानों से अपने कार्यालय की चौकीदारी करवाएं। केंद्र सरकार कानून को वापस न ले
सरकार कानून बना सकती है तो बदल भी सकती है, लेकिन जनता सरकार बना सकती है और गिरा भी सकती है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, प्राइवेटाइज को लेकर विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा कि सबसे ज़्यादा नौकरियां सेना की तरफ से दी जाती थीं और साथ ही साथ रेलवे सेक्टर से, जहां रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, और सेना में भी ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। जनता सब देख रही है, अगर सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और कानून अगर वो नहीं बदलना चाह रही है तब भी जनता देख रही है, और जनता के पास तो सबसे बड़ा हथियार है कि वो सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से ये बयान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करने के दरमियान उनकी तरफ से ये बात कही गई। ये हमने साफ तौर पे कहा कि जब युवा की आत्मा मर रही हो तो देश की आत्मा मर रही है, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और दो मात्र ऐसी संस्थाएं हैं जहां सबसे ज़्यादा रोजगार और या बहालियाँ निकला करती थी, जो रेलवे जिसको प्राइवेटाइज कर दिया गया और दूसरा सेना, और वहाँ भी ठेकेदारी प्रथा जो है शुरुआत की गई। इसमें मान लीजिए कई लोग जो हैं जिनका केवल ज्वाइनिंग रह गया था, अब उनको भी फिर से पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। चले बढ़ते हैं आगे। लोजपा रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने हमेशा गरीब और शोषित समाज के लिए काम किया है। चिराग पासवान ने राज्य की कानून व्यवस्था के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा और बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक कानून व्यवस्था किसी भी राज्य का विषय होता है। अगर किसी प्रदेश में किसी तरीके की हिंसा, उपद्रव या अराजक स्थिति होती है तो उसे रोकने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जिस संघर्ष और जिस मेहनत और जिस काबिलियत के बल पर वो देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी तक वो पहुंची हैं, ये अपने में उनकी काबिलियत को दर्शाता है, उनके सामर्थ्य को दर्शाता है, और उनकी यही काबिलियत, इसी सामर्थ्य का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। और पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही एज अ गवर्नर, उनकी जो भूमिका रही झारखंड में, या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जिस तरीके से उनकी समाज के प्रति उनकी सेवा रही, इन तमाम बातों को देखते हुए, इन तमाम पृष्ठभूमि को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हम लोग इस राष्ट्रपति चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। रोहतास जिले के दनवार पंचायत के सरैया गांव के रहने वाले सीआरपीएफ का कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सिंह ओडिशा में नक्सलियों से लोहा लेते समय शहीद हो गए। इस दौरान 2 अन्य सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह के शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके गांव में मातम पसर गया, मातम फैल गया और लोग बड़ी संख्या में सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे। घर के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। तो नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए। तो रोहतास के सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार नक्सलियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गया। इसके बाद जैसे ही ये सूचना उनके गांव में पहुंची, गांव में पूरी तरह से मातम पसर गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और लोग बड़ी संख्या में सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचने लगे। अंग भंग टूट गया था, वही हमारा बेटा सहारा था, कोई और दुनिया में सहारा नहीं है। हम काम लायक आदमी नहीं है, खाली क्रियाक्रम हमारा शरीर बचा था। अब हमारा क्या करेंगे, वही बेटा जो था वही। मुझे बात भाई रे दादा क्या बोल रहे थे? कहता नहीं, सर समाचार पूछने की टिप दे जाता नहीं रे रहनी है।
कहनी कि नाश्ता वास्ता कर लें तो कहते नहीं बैठल भाई नाश्ता करे खातिर हो रहा दिया। कल आपको दिन में बात हुआ था उनसे? हाँ 9 बजे दिन में हुआ 9 बजे और कुछ कल आई हो और कुछ कल ना तल टवारा है बागो ते दा। उसके बाद बात नहीं हुआ फिर? ना ओकरे बाद 1 महीने पहले मिला था। पापा शहीद हो गए, पापा शहीद हो गए देश के लिए, क्या कहेंगे कुछ? नहीं, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पापा शहीद हो गए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। चले बढ़ते आगे। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के नव प्राथमिक विद्यालय तेली भट्टा पर कटान का खतरा मंडराने लगा है। अगर जल्दी कटाव निरोधक कार्य को अंजाम नहीं दिया गया तो विद्यालय कब नदी में समा जाएगा कहना बहुत ही मुश्किल है। नदी कटान से बचाने के लिए संबंधित गांव के ग्रामीण कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विद्यालय को बचाने हेतु पूर्व में बाढ़ निरोधक कार्य के तहत प्रोफाइलिंग का कार्य तो किया गया था, लेकिन नदी के वाटर लेवल में लगातार इजाफे से विद्यालय की नींव पर ही खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। तो किशनगंज की खबर है, जहां पर नदी के वाटर लेवल बढ़ने से स्कूल पर मंडरा है खतरा और गांव वालों ने जिला प्रशासन से इसकी गुहार लगाई। तो किस तरह से देखिए बाढ़ की चपेट में कि स्कूल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तेली भिट्टा का ये स्कूल है और जो नींव है इस स्कूल का, उसके नीचे पानी पूरी तरह से भर गया है। नींव काफ़ी कमज़ोर बताया जा रहा है और कभी भी स्कूल बाढ़ की चपेट में आ सकता है। देखिए, हम लोगों को अपने स्तर से जितना प्रयास रहा सब कर लिए, थक चुके हैं अब हम लोग। जिला प्रशासन को भी इससे अवगत कराया, जो शिक्षा विभाग को भी इसके पहले हमारे स्कूल प्रशासन की तरफ से हेडमास्टर जो है मास्टर अय्या साहब, उनके तरफ से भी सूचना दी गई है कि समय पूर्व बरसात से पहले यदि आप काम यहाँ पर कटावरोधी कार्य नहीं करते हैं तो स्कूल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आज हो गया और मैंने अभी ये स्कूल तो ना करा है, इसमें किसी भी कीमत पर आदमी ना बच्चा पढ़ सकता है ना कोई रह सकता है इसमें। ये बिल्कुल आधी बिल्डिंग जो है वो नदी। चले बढ़ते आगे। मुरादाबाद के मुंडा पांडा थाना इलाके की मिलक मनकरा गांव में हाई वोल्टेज करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। घर के नल में करंट आने की वजह से एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। वहीं पंखे का स्विच खोलते वक्त करंट लगने से दूसरे की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने विद्युत विभाग के खिलाफ थाने में प्रदर्शन किया और 2 लाइनमैन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। तो घर में दौड़ा करंट, 2 की मौत। गांव वालों ने हाईवे जाम करने का प्रयास किया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।